एक किताब है पीछे रखी हुई है, अंग्रेज़ी और हिंदी हिंदी अनुवाद भी उसका रखा हुआ है। आप दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है, ब्रेकिंग द मोल्ड, भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना, री इमेजिनिंग भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा बताइए कि ये किताब किस बारे में है, क्या ये आर्ग्यू करती है, क्योंकि इसमें जिक्र है कि भारत अब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी बनने वाला है, बट कुछ चैलेंजेस भी आपने गिनाए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही खुशी का इशू है कि सब्जेक्ट है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थशास्त्र बन गया है, अब इकोनॉमी बन गया है। लेकिन हम इस किताब में ये तथ्य रख रहे हैं कि भारत अपने आप को किस तरह देखता है। अगले 20 सालों में एक संदर्भ रखा गया है कि 2047 जब हम 100 साल पूरे करेंगे आज़ादी के, भारत क्या एक मध्यवर्गीय देश इकोनॉमी बन सकता है क्या, कि अभी हम $2,500 पर कैपिटा इनकम पे हैं। हमारा एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि हम एटलीस्ट कुछ नहीं तो चाइना के स्तर पे पहुँचें जो अभी $12,000-13,000 की पर कैपिटा इनकम पे है। और हमें ऐसा लगता है कि जो अभी जो करंट पाथ है भारत का वो आइडियल नहीं है। और हम ये पक्ष रखते हैं कि तीनों जो कॉम्बिनेशंस हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी, इनको एक ऐसे ढांचे में पिरोना चाहिए, एक ऐसे मॉडल में डालना चाहिए जो इंडिया को एक सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दे कि वी कैन अचीव दिस हाई ग्रोथ पाथ। और इसके पक्ष में हमने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं कि मूलन तौर पर सबसे इम्पोर्टेंटली हमने ये बोला है कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, जो प्रजातंत्र है, ये एक वीकनेस के तौर पे नहीं देखना चाहिए। एक ये थोड़ा सा एक लेजीनेस आ गई है थिंकिंग में, जो हम देख रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी की वजह से इंडिया पीछे रह गया, जिसको हम थोड़ा चाइना फेटिश भी बोलते हैं किताब के अंदर, कि क्या हम थोड़े अथॉरिटेरियन होते और हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाते तो क्या हम कोरिया और चाइना की तरह और समृद्ध हो सकते थे। ये हम इस तथ्य को हम चैलेंज करते हैं कि जो हो गया वो हो गया। यू कैन हैव मॉरल आर्ग्यूमेंट्स अबाउट वेदर डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, क्या महत्व नहीं है, लेकिन आगे देखते हुए, भविष्य में देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी एक भारत का एक स्ट्रेंथ है और इसके बारे में हम काफ़ी सारे उदाहरण देते हैं। और जो भारत का ग्रोथ पाथ है, जो एक स्टैंडर्ड जो एक मॉडल है, वो क्या होता है कि आप देखें यूएस और यूके के टाइम से लास्ट 200-300 साल में इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक स्टैंडर्ड मॉडल था कि जो आप एक एग्रीकल्चर सरप्लस इकोनॉमी से लेके आप एक लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनते हैं और उसके बाद एक हाई स्किल सर्विसेज आप करते हैं। चाइना ने यही मॉडल फॉलो किया। चाइना और कोरिया में एक बहुत अद्भुत चीज़ ये हुई कि उन्होंने जो अमेरिका और इंग्लैंड ने 200 साल में किया, उन्होंने 40 साल में कर दिया इन टर्म्स ऑफ पुलिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी अप उनके देश में, और एग्रीकल्चर सरप्लस को लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग लगाने में। भारत 2 विषयों में एक्सेप्शन रहा, कि पहला कि वो एक पुअर और कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी रहा, इट्स अ कंप्लीट आउटलायर, कि वो गरीब होने के बावजूद एक डेमोक्रेसी रहा और कंसिस्टेंटली एक डेमोक्रेसी रहा। और दूसरा कि वो सब एग्रीकल्चर बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी से लेके हाई स्किल सर्विसेज पे जंप कर गया। जो एक स्टैंडर्ड जो एक पाथ होता है कि आप पहले एग्रीकल्चर से लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, खिलौने बनाएं, छोटे छोटे फ़ोन बनाएं, बास्केट्स बनाएं। और हाई स्किल का मतलब क्या है? हाई स्किल का मतलब कि आप भारत में स्पेशली 90 के दशक में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था इकोनॉमी का, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा था, जो सबसे ज़्यादा नौकरियाँ, हाई वैल्यू ऐड नौकरियाँ जनरेट कर रहा था, वो आईटी सर्विसेज बन गया। आप देखेंगे कि कभी भी ना वो एक कंसल्टिंग बन गया, फाइनेंस बन गया। तो आज की तारीख में दुनिया भर के बैंक एक्चुअली अपना सबसे बड़ा गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन का सेकंड सबसे बड़ा ऑफिस अमेरिका के बाहर इंडिया में है। हम गरीब देश होने के बावजूद हाई टेक सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जहां हमारे इतने सारे नौजवान काम करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है दुनिया की 200 एटलीस्ट लास्ट 200 साल की हिस्ट्री में, कि आप एक एग्रीकल्चरल प्रोमिनेंट नेशन से विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, हमने मैन्युफैक्चरिंग की, ऐसा नहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बट वो सबसे बड़ा कंपोनेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा भाग क्या है मूल्यांकन के तौर पे और एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा। और हाई स्किल सर्विसेज जो आप लोग कर रहे हैं, ये भी एक हाई स्किल सर्विस है। आप एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो
देश के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये भारत में एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। और एक गुरचरण दास की एक बहुत फेमस लाइन है कि इंडिया ग्रोज एट द नाइट, वो बोलने की एक कोशिश कर रहे हैं कि दिन में सरकार जगी होती है तो वो आपको समृद्ध होने नहीं देती है। इतने सारे उन्होंने रोड़े डाल रखे हैं कि भारत इतना ज़्यादा ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा था। तो और ये बहुत इवोकेटिव भी था क्योंकि उस समय कॉल सेंटर रेवोल्यूशन चल रहा था जब उन्होंने वो लिखा था, और सब लोग रात को बहुत काम कर रहे थे। तो इंडिया ग्रोज एट द नाइट, क्योंकि सर्विसेज जो है वो अब बाय द वे ही, मतलब हमने इतना प्लान ही नहीं किया। इकोनॉमी में जो भी एनिमल स्पिरिट्स जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अपने आप लोगों की क्षमताओं के अनुसार भारत बढ़ा। भारत में इंजीनियर्स थे, भारत में अंग्रेज़ी भाषा थी, ग्लोबल डिमांड इन चीज़ों की बढ़ रही थी, लेबर चीप था उस विषयों में। भारत में एक नेचुरल एडवांटेज नहीं था लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं कर पाए थे, हमारी सड़कें, हमारे पोर्ट्स, कंसिस्टेंट बिजली जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चाहिए होती है, हमारे पास नहीं थी। तो हम सर्विसेज में बहुत आगे चले गए। हम ये किताब में तथ्य रख रहे हैं कि अब इस स्टेज पे आके चीज़ों को वापस मोड़ना एक गलती होगी, बोथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के मद्देनज़र और इकोनॉमी कैसे चलानी है इसके मद्देनज़र। जो हम बोल रहे हैं कि एक जो थोड़ा चाइना फेटिश है कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा और अथॉरिटेरियन हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमें इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाएगा कि हम शायद मैन्युफैक्चरिंग बेटर कर पाएंगे। ये एक सोच डेवलप हो रही है।